हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है तुगलक वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था, ध्यान रखिएगा। और उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक करौना तुर्क था जो बलबन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का जो है राजपाल नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, दीपालपुर का उसे राजपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह जो है मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम याद रखिएगा, गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी जो है तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह जो है पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को जो है माफ किया जा सकेगा। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर कर मुक्त जागीरें जो है दी गई। और गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा जो है प्रचलन में रही। अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु कर न देने वालों, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों और चोरों को कठोर दंड दिए गए। याद रखिएगा, बर्नी के अनुसार अगर बात करें तो तुगलक शाह के न्याय से भेड़ियों को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर अकोही की स्थापना की और इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील के भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, यानी देवगिरी ले जाना। इब्न बतूता के अनुसार अगर बात करें तो सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे और इसीलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर के ए निजामी के अनुसार अगर बात करें तो सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा और मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद। देवगिरी को कुवत उल इस्लाम भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर, याद रखिएगा, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता के द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। प्रथम, दोआब में कर की वृद्धि। दूसरा, देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। चौथा है खुरासान पर आक्रमण और पांचवा है कराचिल की ओर अभियान। ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता इसका जो समय है 1333 से 1347 है। इब्न बतूता मोरक्को मुल्क का अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता जो था ये मोरक्को मुल्क का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृतांत के द्वारा जो है प्राप्त होता है। और दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था।
उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा। 20 मार्च 1351 को मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई और उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से जो है मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य भी किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसे मतलब कि बेकारी या बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग, याद रखिएगा, दीवान ए खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था भी करता था। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैरात या खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः जो थी 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए जो है एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया गया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी और कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिद, 30 विद्यालय, 20 महल और 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नान गृह, 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण कराया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आजादपुर तथा पंडुआ का जो है नया नाम, ध्यान रखिएगा, फिरोजाबाद रखा और उसके राज का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को जो है उसके व्यय के अनुसार या व्यय के अनुमान के साथ जो है दीवान विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण जो है प्रसिद्ध रहा और सिंचाई की सुविधा के लिए जो है उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। प्रथम नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी 96 मील लंबी थी, जो सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी घाघरा से फिरोजाबाद तक जाती थी और 5वीं यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जो है थी। ध्यान रखिएगा। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं भी खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों तथा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, अब जो है अंबाला जिले में, दिल्ली लाया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद के मस्जिद के निकट पुनः जो है स्थापित कराया गया और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कस के शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी,
कि उसे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ जो है बेहतर हो सके, और उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। नासरुद्दीन महमूद, इसका जो समय है 1394 से 1412 ईस्वी है। तो याद रखिएगा, नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासन काल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने, याद रखिएगा, नुसरत शाह ने नासरुद्दीन को जो है नासरुद्दीन को इसने चुनौती दी। फलस्वरूप क्या हुआ कि तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। कब? 1398 में। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर के द्वारा नियुक्त होकर लाहौर का सूबेदार था, यानी वह तैमूर के द्वारा नियुक्त किसका सूबेदार था? तो लाहौर का। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? सही जवाब है गाजी मलिक, ए ऑप्शन। देखिए, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का जो है प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था और इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। प्रश्न संख्या सेकंड है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? सही जवाब है तुगलक। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या थर्ड। देखिए, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को, सी ऑप्शन। देखिए, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से जो है प्रारंभ कर दिया और ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। प्रश्न संख्या 4, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो सही जवाब है तुगलक वंश। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक जो है शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। प्रश्न संख्या 5 है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में जो है माहिर था, वो कौन था? सही जवाब है मुहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मुहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था।
वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में जो है निपुण था। प्रश्न संख्या 6, अमीर अकोही एक नया विभाग के सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर अकोही एक नया विभाग के सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब है अमीर अकोही एक नया विभाग के सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर अकोही की स्थापना की और इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था और 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया था। भूमि पर कृषि सुधार किए गए थे और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। प्रश्न संख्या 7 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 8 है, दीवाने कोही किससे संबंधित है? दीवाने कोही किससे संबंधित है? मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। 9 नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहां? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद, ए ऑप्शन। देखिए, मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। मोहम्मद तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। 10 नंबर है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने? इसका सही जवाब आपको मालूम है, इसका सही जवाब क्या होगा, याद रखिएगा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। 11 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के जो है सिक्के चलाए थे और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के कथानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार के नीति को जो है कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में कैरावत खां के समय में सांकेतिक मुद्रा जो है चलाई गई थी और यद्यपि वहां यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है सफलतापूर्वक किया गया था और संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की और आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी और इस कारण उसने जो है सांकेतिक मुद्रा चलाई। 12 नंबर है, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इसे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही। 13 नंबर है, कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता के द्वारा दीनार कहलाया गया, ठीक है। और आर है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ये सही है, परंतु आर गलत है। कैसे? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्के को इब्न बतूता यानी मोरक्को का यह यात्री था, इसके द्वारा दिनार की इस सिक्को जो यह सिक्का था इसे इब्न बतूता ने दिनार कहा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। 14 नंबर है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का।
15 नंबर है, कथन ए कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, कारण मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो बताइए सही है इसमें ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। आगे बढ़ते हैं। देखिए बर्नी जो है मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। दोआब में कर की वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचील की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज का नियंत्रण न होना और प्रतीक मुद्रा का जो सांकेतिक मुद्रा था इसका मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया था, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए थे, लगान जाली सिक्कों से जो है दिया जाने लगा। 16 नंबर है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही जवाब है मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। जो इब्न बतूता है इसका समय है 1333 से 1347 ईस्वी और यह मोरक्को मुल्क का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 17 नंबर, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो आपको मालूम है सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 18 है, किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? बताइए सही जवाब है इब्न बतूता, बी ऑप्शन। देखिए सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत के द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। किताब उल रेहला जो है उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। 19 नंबर है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें याद रखिएगा मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहां पर दफन है? तो सही जवाब है नालंदा में। ध्यान रखिएगा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्वासित किया गया था, यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया गया। 20 नंबर है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक था, याद रखिएगा। और 21 नंबर है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? तो याद रखिएगा मुहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में यह बातें कही गई है, बी ऑप्शन सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ, तागी के नेतृत्व में, और सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान जो है गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को इसकी जो है मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बंदायूं ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। प्रश्न संख्या 22 है, इतिहासकार बंदायूं ने किसके मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से जो है मुक्ति मिल गई? तो बताइए सही जवाब क्या है? इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग जो है कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट किया करिए। सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में यह बातें बंदायूं के द्वारा जो है कही गई है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज तुगलक जो है इसका सही जवाब होगा। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य भी किए या उपकार का कार्य किया। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेगारी या बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। 24 नंबर है, बेरोजगारों के सहतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बेरोजगारों के सहतार्थ
दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? सही जवाब क्या होगा? सेम जवाब होगा। सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने। 25 नंबर है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान और खैरात स्थापित किया, वो कौन था? तो सही जवाब है वह कौन था? तो फिरोज तुगलक, बी ऑप्शन। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था और उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी करता था। ध्यान रखिएगा। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सही जवाब है फिरोज तुगलक के दरबार में। फिरोज तुगलक जो है दासों का बहुत बड़ा शौक था, इसे याद रखिएगा, और उसके दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए इसने एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया था और उन दासों की शिक्षा का ये पूर्ण ध्यान रखता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक जो है राज के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था। 27 नंबर है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, यह बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की थी। बलबन ने अपना जो सेना है, सेना मंत्री दीवान अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने ही जो है नहीं, मतलब कि घोड़ा के जो घोड़े थे, हॉर्स थे, इनको दागने की प्रथा जो है बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन ने शुरू की थी। और मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान और बंदगान की स्थापना की। फिरोज दासों का बहुत बड़ा शौकीन था। 28 नंबर है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। देखिए, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी और कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने एक दला का नया नाम आजादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा और उसके राज का मुख्य वास्तुकार यानी जो था, इनका नाम याद रखिएगा, मलिक गाजी सहना था। मलिक गाजी सहना। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान या विजारत के सम्मुख जो है रखा जाता था, तभी उस पर धन जो है स्वीकार किया जा सकता था। 29 नंबर है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। तो दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक, याद रखिएगा, फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने जो है 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उल्लेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक असर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। 30 नंबर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। और 31 नंबर है, हक ए सर्व तथा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हक और सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, डी ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था?
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था या जजिया लगाया था? तो सही जवाब है फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय जो है ब्राह्मण पर ये कर यानी जो जजिया था नहीं लगाया जाता था, यानी ब्राह्मण को उस समय इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी और अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो सही जवाब फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग जो है लगवाए और अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय भी किए थे। 34 नंबर है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख जो है दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने और उन्हें पुनः निर्मित कराने का बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी जो है अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया और उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। 35 नंबर है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? सही जवाब है फिरोज तुगलक। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे कि उससे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया। 37 नंबर है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज तुगलक, बी ऑप्शन। देखिए, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। 38 नंबर है, फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो सही जवाब है एक खैराती अस्पताल था, बी ऑप्शन। 39 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो सही जवाब है नासिर उद दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नासिर उद दीन महमूद। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नासिर उद दीन महमूद, इनका जो समय है 1394 से 1412 ईस्वी है। तुगलक वंश का यह अंतिम शासक था। उसके शासन काल में जो नासिर उद्दीन महमूद है, इसके शासन काल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे राज्य से जो है या छोटे राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। कब? 1398 में। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था, शाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। 40 नंबर है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, तैमूर ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए, भारत पर तैमूर का आक्रमण तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में हुई थी। याद रखिएगा, भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य जो है तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था
और उनमें से एक था कि काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा था धन की प्राप्ति। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उपरोक्त समस्त जो प्रश्नगत विकल्प हैं गलत हैं। 41 है, तैमूर लंक ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंक ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो सही जवाब है 1398 ईस्वी में। 42 नंबर है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सही जवाब है सैयद वंश। ठीक है, तैमूर के आक्रमण जो हुए थे 1398 में, और दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही यह नष्ट कर दिया था। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया और वह तैमूर के द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। ध्यान रखिएगा। और 43 नंबर है, निम्न को उनके कालानुक्रम अनुसार जो है क्रमबद्ध कीजिए। तो सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, पहले रुकनुद्दीन, इसके बाद मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और लास्ट में आएगा आलम शाह, यानी सी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। इनका समय देख सकते हैं। रुकनुद्दीन 1236, मुबारक खान 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 और आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी। ठीक है, रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना था, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा और सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में लोधी वंश डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।